नमस्कार। अपने पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने काव्य हेतु की चर्चा की थी। आज हम काव्य प्रयोजनों की चर्चा करने जा रहे हैं। काव्य प्रयोजन भी काव्यशास्त्र के आचार्यों के यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उपलब्ध होता है। तो काव्य प्रयोजन से संबंधित जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे हैं काव्य प्रयोजन का अभिप्राय। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि काव्य प्रयोजन कहने से हमारा अभिप्राय क्या है। इसके साथ ही काव्य प्रयोजन संबंधी जो दार्शनिक पक्ष हैं, दार्शनिक प्रतिपत्तियां हैं, दर्शन काव्य प्रयोजन के संदर्भ में क्या कहता है, हम उसको भी जानेंगे। और फिर काव्य प्रयोजन संबंधी जो अन्य महत्वपूर्ण और विशिष्ट अभिमत रहे हैं, दृष्टियां रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इसका अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है इसका, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है। कहा गया कि सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् तक्केन गृह्यते। जब तक सारे शास्त्र हैं, सभी तरह के कर्म हैं, पर जब तक प्रयोजन उनका स्पष्ट नहीं हो तब तक उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। यावत् प्रयोजनम नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य का उद्देश्य, काव्य का उद्देश्य या काव्य का लक्ष्य। काव्य से हम क्या फल पाना चाहते हैं, वह फल काव्य का प्रयोजन है। कवि अपने काव्य के द्वारा, अपने काव्य के माध्यम से जिस वस्तु को पाना चाहता है, जिस वस्तु को वह चाहता है कि उसे मिले, उस अभीप्सित फल को ही काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य या काव्य का लक्ष्य कहते हैं। कर्ता की यानी करने वाले की जितनी तरह की कृतियां हैं, जैसे काव्य एक कवि रूपी कर्ता की कृति है, उसी तरह केवल काव्य नहीं, हर तरह के कर्ता की प्रत्येक कृति किसी हेतु का परिणाम और किसी प्रयोजन का वरदान होती है। सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी कृति नहीं है ऐसी जिसे किसी कर्ता ने किया हो जिसका कोई न कोई कारण न हो और जिसका कोई न कोई परिणाम न निकलता हो। तो जो कारण प्रसंग है वे काव्य हेतु हैं, पर जो फल प्रसंग है, अभीप्सित फल है, उस फल को हम काव्य प्रयोजन के अंतर्गत देखते हैं। संस्कृत जो ग्रंथ रचना पद्धति हमारे यहाँ मिलती है, संस्कृत के रचनाकारों के जितने ग्रंथ मिलते हैं, उनकी एक साधारण सामान्य परिपाटी रही है कि वो ग्रंथ के आरंभ में ही, ग्रंथ रचना आरंभ करते ही 3 विषय स्पष्ट रूप से बताते हैं। एक तो उनके ग्रंथ रचना का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्रयोजन बता दिया उन्होंने। उसके बाद आवश्यक था उनके लिए यह बताना कि उस ग्रंथ का विषय क्या है, किस विषय पर वह ग्रंथ प्रणयन कर रहे हैं। और फिर इन 2 बातों को बतलाने के बाद जो तीसरी बात बतानी उनके लिए जरूरी मानी गई थी, वह कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, कौन इस ग्रंथ को पढ़ेगा या पढ़ सकता है। तो संस्कृत ग्रंथ रचना पद्धति में काव्य का प्रयोजन, काव्य का विषय या उस काव्य के अधिकारी के बारे में बता देना आवश्यक माना गया। काव्य प्रयोजन या ग्रंथ प्रयोजन या किसी भी कृति का प्रयोजन इस रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श का बिंदु है। काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए हमारे सम्मुख उसके कुछ दार्शनिक पक्ष भी उभरते हैं, कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी ऐसे हैं जो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं।
काव्य प्रयोजन की दार्शनिक पीठिका को जानना भी आवश्यक है। बृहदारण्यक ग्रंथ में यह कहा गया कि अयमात्मा वाङ्मयः मनोमयः प्राणमयः। यह जो हमारा शरीर है, उसकी आत्मा वो तीनों स्वरूप में है, वाङ्मय है, मनोमय है और प्राणमय है। जब वहाँ यह कहा गया तो एक स्पष्ट समझदारी यह थी कि हमारा जो शरीर है, आत्मा और शरीर, उसमें से जो शरीर है वो पंच कोशों से निर्मित है, पंच महाकोशों की कल्पना की गई है। और यह कहा गया कि उन पंच महाकोशों के भी 3 स्तर हैं। जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश है वो जीव मात्र में समान रूप से है, उनकी उपस्थिति जीव मात्र में समान है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जीव मात्र में समान है, पर जो मनोमय कोश है वह जीव मात्र से मानव को अलग करता है। मनोमय कोश मानव मात्र में है। जो शिक्षित हैं, सहृदय हैं, साहित्य संगीत कला संयुक्त हैं, वे पशु मानव सुलभ जो पहले 3 कोश हैं उनकी परिपूर्णता से ही तुष्ट नहीं हो जाते। केवल पेट भरना, भोजन पाना ही उनकी तुष्टि का कारण नहीं होता, जीव के तुष्टि का कारण हो सकता है। तो जो साहित्य संगीत कला समन्वित हैं वे सब पशु मानव सुलभ जो पहले 3 कोश बताए गए हैं उनकी परिपूर्णता से ही, यानी अन्न पान भोग आदि से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। उनके लिए विज्ञानमय कोश भी चाहिए होता है। विज्ञानमय कोश यानी वह दुनिया को जानना चाहते हैं। यह जो दुनिया है यह क्या है, ये ऐसी क्यों है, ये इस अब और कैसे, किस स्वरूप में इस दुनिया को हम पा सकते हैं। इन सारे विषयों के विवेचन के क्रम में उनका जो विज्ञानमय कोश है वह सन्नद्ध होता है। तो ऐसे सहृदय शिक्षित जो मनुष्य हैं उनके लिए विज्ञानमय कोश गतिशील होता है। उन्हें चाहिए शास्त्र, विज्ञान, दर्शन और इन सब के होने से ही उनकी तुष्टि होती है। पर जो अन्नमय कोश है, आनंदमय कोश, वह सबसे ऊंचा है, उसका महत्व सबसे अधिक है। वह संगीत, साहित्य और अन्यान्य बहुत सारी जो ललित कलाएं हैं उनसे जुड़ता है। ये सारी कला विधाएं मूलतः आनंद विधायक हैं, आनंदजनक हैं। सुख दुखात्मक यह संसार है हमारा, जो चारों तरफ की हमारी दुनिया है उसमें सुख भी हैं, दुख भी हैं, आनंद भी हैं और विषाद भी हैं। पर सुख दुखात्मक इस संसार के सारे दुख भी कविता की दुनिया में पहुंचकर काव्य लोक में कवि की प्रतिभा से सुखदायक हो उठते हैं। उनसे आनंद ही आनंद उपलब्ध होता है और यही परमानंद लाभ काव्य का मुख्य, काव्य का सर्वोच्च या काव्य का परम प्रयोजन है। जीवन के जो प्रसंग दुख से जुड़े होते हैं, कविता में जब हम वैसे दुखमय प्रसंगों को पढ़ते हैं तो उनको पढ़कर भी हमारे मन में आनंद की ही अनुभूति होती है। जो हमारे यहाँ आदि कवि वाल्मीकि कहे गए हैं और आदि काव्य रामायण है, शोक से उसका आरंभ हुआ था। शोकः श्लोकत्वमागतः यत क्रौंच मिथुनादेकं वधी काम मोहितम। काम में निरत व्याधा ने जब उसमें से एक पक्षी को मार डाला तो उसको सामने पाकर, उसके आहत शरीर को, उसके क्षत विक्षत शरीर को पाकर मुनि के मन में जो करुणा उपजी, जो शोक उत्पन्न हुआ, वही श्लोक बनकर फूट पड़ा। पर इसका अभिप्राय क्या है? हम जब उस रामायण के पहले हिस्से को, पहले अनुष्टुप को या पहले श्लोक को पढ़ते हैं तो वह हमारे लिए उतना ही
आनंदजनक हो जाता है। हम आनंद की अनुभूति करते हैं और यह आनंद ही काव्य का परम प्रयोजन है, ऐसा बताया गया। पर काव्य प्रयोजन संबंधी बाद के आचार्यों के यहाँ जिस तरह की दृष्टि हम पाते हैं वो एक जैसी नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन की 3 स्पष्ट धारणाएं दिखाई पड़ती हैं। पहली धारणा तो यह कहती है कि कोई कवि कविता क्यों लिखता है, तो कवि की दृष्टि से विभाव आदि की सुचिंतित व्यवस्था में ही काव्य प्रयोजन निहित है। उसने कविता के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर दी, विभावों की सुचिंतित व्यवस्था बना दी, उसका कार्य पूर्ण हो गया। इससे अधिक उसे कुछ नहीं चाहिए। तो कवि की दृष्टि से विभाव आदि की सुचिंतित व्यवस्था में ही काव्य प्रयोजन निहित है और इसी से कवि और सहृदय दोनों रसानंद की प्राप्ति कर लेते हैं। इससे अधिक कुछ भी अभीष्ट नहीं है। पर एक दूसरी दृष्टि भी है, दूसरी धारणा भी है जो यह कहती है कि कवि आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से व्याकुल होकर सृजन क्रिया में संलग्न होता है। जब तक वह अपने भीतर की बात, भीतर के भावों को अभिव्यक्ति नहीं प्रदान कर लेता, तब तक बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। तो आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से व्याकुल होकर सृजन क्रिया में संलग्न होता है कवि, और जब तक वह ऐसी अभिव्यक्ति कर नहीं लेता तब तक उसकी व्याकुलता बनी रहती है। तो काव्य प्रयोजन क्या हुआ? व्याकुलता का शमन, बेचैनी से निवृत्ति। कविता उसकी व्याकुलता को अभिव्यक्ति के माध्यम से शमित करती है, यह उसका काव्य प्रयोजन है। एक तीसरी धारणा भी है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में, जो यह कहती है कि काव्य का प्रयोजन शिक्षा और लोक मंगल है। हम यह देख सकते हैं कि जो पहली दोनों धारणा है वह कवि पर ही केंद्रित है, पर यह जो तीसरी धारणा है शिक्षा और लोक मंगल, यह कवि से हटकर कवि के साथ साथ जो ग्रहीता है, सामाजिक है, पाठक है, उसको भी अपने प्रयोजन के अंतर्गत शामिल करता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, संस्कृत काव्यशास्त्र में तो ये 3 धारणाएं दिखाई पड़ती हैं, पर जब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन के संदर्भ में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ बहुत सारे प्रयोजन बताए गए हैं और समय समय पर उन प्रयोजनों पर विमर्श हुआ है। उन्हें कवियों ने प्रयोजन माना है या नहीं माना है, इसकी एक लंबी चर्चा मिलती है। तो ऐसे 8 प्रयोजन वहाँ दिखाई पड़ते हैं। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए, आर्ट एज क्रिएटिव नेसेसिटी, अभी जिस व्याकुलता की बात हो रही थी कि रचनात्मक आवश्यकता है कला, इस रूप में वह प्रयोजन है। आर्ट फॉर लाइफ्स सेक, कविता जीवन के लिए। आर्ट एज एन एंट्रेंस इनटू लाइफ, कविता जीवन संग्राम में प्रवेश कराने के लिए, कविता जीवन से जूझने का मार्ग बताने के लिए, जीवन जीने का रास्ता बताने के लिए। आर्ट एज एन एस्केप ऑफ लाइफ, ये ठीक उल्टा है। जीवन यदि कठिन है, इसे भवसागर कहा गया है। एक एक दिन हम जीवन जीते हैं तो वह कठिनाई पूर्ण जीवन होता है। जीवन बिताना सरल नहीं है, कठिन है। इस कठिन जीवन की कठिनाई को दूर करने के लिए जो कवि होते हैं वो कविता का रास्ता पकड़ते हैं और कविता में एक सरल दुनिया की कल्पना करते हैं। तो आर्ट एज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ। आर्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म यथार्थ, अपने आप को पहचानने के लिए। आर्ट फॉर जॉय, आनंद पाने के लिए। आर्ट फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए। एंड आर्ट फॉर सर्विस सेक, समाज सेवा के लिए, सेवा के लिए। ये सारे पाश्चात्य जो साहित्य संबंधी धारणा मिलती है, पाश्चात्य काव्य जगत है, काव्य शास्त्र है, उसके अंतर्गत हमें इन सारे काव्य प्रयोजनों की चर्चा दिखाई पड़ती है। समय समय पर इन पर कवियों ने विचार किया है, इन्हें आगे बढ़ाया है
और इनकी छाया में हमारे यहाँ के साहित्यकारों ने भी अलग अलग समयों में कुछ विमर्श किया है। तो काव्य प्रयोजन संबंधी ये जो विभिन्न दृष्टि रहे हैं, इन पर विचार करने के क्रम में हम पाते हैं कि मूल रूप से हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र में 3 दृष्टियों से इस पर विचार किया गया। जो पहली दृष्टि है वह कहती है कि कवि की दृष्टि से विभाव आदि की सुचिंतित व्यवस्था में ही काव्य प्रयोजन निहित है, जिससे स्वयं कवि और सहृदय दोनों रसानंद की प्राप्ति कर पाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्य की किसी सामाजिक संबद्धता को ऐसा मानने वाले अस्वीकार करते हैं। आनंद निस्यंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि, कहा गया, धनंजय ने कहा है दशरूपककार ने, कि वे अल्प बुद्धि लोग हैं, कम बुद्धि के लोग हैं जो काव्य में लोक मंगल ढूंढते हैं। काव्य का प्रयोजन लोक मंगल नहीं है। कवि ने कविता लिख दी, एक सुंदर कविता की सृष्टि कर दी, कविता का प्रयोजन वहीं ठहर जाता है। इस धारा को, ऐसा मानने वाले आचार्यों की जो धारा है, उसे आनंदवादी धारा कहा गया है, काव्यानंदवादी धारा भी कहा जाता है इसे। और इसके अनुसार काव्य का उद्देश्य कवि की दृष्टि से विभाव आदि की सुव्यवस्था और उससे मिलने वाला आनंद मात्र है। सहृदय की दृष्टि से यदि विचार करें तो आनंदवादी आचार्यों की धारणा यह है कि उसके लिए वह विशुद्ध आनंद मात्र है। यानी यदि कवि की दृष्टि से देखें तो एक तो वह विभाव आदि की सुचिंतित व्यवस्था करता है और तब उसे आनंद मिलता है, और सहृदय के लिए वह विशुद्ध आनंद है। पर ये जो आनंदवादी धारा है, आचार्यों की ऐसी धारा है जो कविता का यही प्रयोजन मानती है। विश्वनाथ ने यह कहा कि नहीं, रसास्वाद जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य को पढ़कर जो आनंद हमें मिलता है वह ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद ही नहीं है, उसके जैसा है। जैसे सहोदर भ्राता होते हैं, वो एक ही नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, एकदम हूबहू आइडेंटिकल नहीं होते, पर उनमें समानता होती है। उसी तरह यह जो रसास्वाद है वह ब्रह्मानंद सहोदर है, और उसे ब्रह्मानंद सहोदर के अनुरूप मानकर ही विश्वनाथ ने यह प्रमाणित किया कि यह जो रसांतर है वह विषयांतर निरपेक्ष है, किसी दूसरे लाभ के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। इस आनंद का हम और कहीं उपयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार यह जानकर यह मालूम हो जाए कि ब्रह्म साक्षात से क्या लाभ होता है, तो ऐसा कभी पता नहीं लगाया जा सकता। यह प्रश्न ही अपने आप में निरर्थक है। यह अनुसंधान कि ब्रह्म साक्षात से मनुष्य के सामाजिक जीवन को क्या लाभ पहुंचता है। कोई यह पूछे कि यदि ब्रह्म से मुलाकात हो जाए, उनसे भेंट हो जाए, तो हमारी इस दुनिया में जो हमारा जीवन है, जीवनचर्या है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो उत्तर देना संभव नहीं है। यह प्रश्न निरर्थक है। ठीक उसी तरह यह प्रश्न पूछना कि काव्य से समाज को क्या लाभ पहुंचता है, वह भी निरर्थक ही है। काव्य प्रयोजन संबंधी जो दूसरी धारणा है वह यह कहती है कि कवि आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से व्याकुल होकर सृजन क्रिया में संलग्न होता है, और जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होती, जब तक यह अभिष्ट सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह व्याकुल ही बना रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कवि का लक्ष्य काव्य को सार्थक रूप देना है, अर्थात सुंदर रूप या सौंदर्य सृष्टि करना है, और इस सौंदर्य सृष्टि में ही कवि को आनंद प्राप्त होता है। काव्य की प्रकृति और उसके प्रयोजन के संबंध में
ऐसा वर्ग सौंदर्यवादी वर्ग कहलाता है। एक धारणा हमने जानी जिसे आनंदवादी वर्ग कहा गया, पर यह दूसरी धारणा है, दूसरा वर्ग है जिसे सौंदर्यवादी वर्ग कहा गया। और सौंदर्यवादियों का यह वर्ग सौंदर्य सृष्टि को विशुद्ध अपने लिए ही मानता है। ब्यूटी इज इट्स एक्सक्यूज फॉर बीइंग। पर काव्य प्रयोजन संबंधी ये दोनों ही धारणाएं, यानी रसानंद संबंधी आनंदवादी धारणा और सौंदर्य निर्मिति संबंधी सौंदर्यवादी धारणा, मूल रूप से काव्य को जीवन सत्य और नैतिकता से पृथक नहीं मानती। प्रकारांतर से, प्रच्छन्न रूप से उदात्त जीवन मूल्य से ही इनका संबंध दिखाई पड़ता है। जो रस प्रक्रिया में विभाव आदि का सूत्र है, वह भी यही प्रमाणित करता है कि जीवन के योग से ही रस निष्पन्न होता है, क्योंकि विभाव अनुभाव आदि जीवन से ही संबंधित भावों के द्योतक हैं। इसी प्रकार जो रसानंद है, काव्य से मिलने वाला रस और उस रस का आनंद है, उस रसानंद को काव्य प्रयोजन के रूप में ग्रहण करने का भी यही अर्थ है कि वह जीवन के आधार पर आनंद को प्रकट करने वाला है, जीवन निरपेक्ष नहीं। हम यदि यह विचार करें तो यह पाएंगे कि जो सौंदर्य निर्मिति है, जो ब्यूटी की धारणा है, उसमें भी एक नीति बोध जुड़ा हुआ है। कवि का अभिप्राय चाहे हो या न हो, सौंदर्य की सृष्टि करते ही काव्य वस्तु एक नैतिक बोध से संलग्न हो ही जाता है। यदि कविता में, रामायण में राम की जगह रावण का विजय दिखाया जाए तो वह काव्य भले ही सौंदर्य उत्पन्न करने में समर्थ हो, पर चूंकि उस सौंदर्य का हमारे सामाजिक नीति बोध से विरोध है, इसलिए वह सुंदर काव्य सामाजिक नीति विरोध में होने के कारण वास्तव में सुंदर नहीं मानी जाती। वह असुंदर की तरफ ही उसका रुझान होता है, उसका झुकाव होता है। इस अर्थ में जो सौंदर्य बोध है हमारा, वह अनिवार्य रूप से नीति बोध से जुड़ा होता है। ये दोनों ही धारणाएं, जो आनंदवादी धारणा है और सौंदर्यवादी धारणा है, वे कविमुखी धारणाएं हैं। उनका मुख कवि की ओर है, क्योंकि इनमें कवि की दृष्टि से ही काव्य प्रयोजन का विवेचन किया गया है। काव्य प्रयोजन संबंधी इन दृष्टियों पर थोड़ा और ठहर कर विचार करने पर हम पाते हैं कि वस्तुतः अभिव्यक्ति को सुंदर होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे आनंदात्मक भी होना होगा, क्योंकि उन्हीं चीजों से हमें आनंद मिल सकता है जो सुंदर हो। वही आनंदात्मक है जो सुंदर है, जो आनंदात्मक है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही आनंदात्मक भी है। पर इसके साथ ही वही वस्तु हमें आनंद दे सकती है जहाँ जीवन की किसी वासना के साथ जीवन का कोई गहरा सत्य भी प्रस्फुटित हुआ हो। अभी मैंने बताया कि रामायण में राम के स्थान पर रावण को विजयी दिखाने पर रामायण सुंदर काव्य नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उससे मानव मन के अंतरतम नैतिक सत्य को आघात पहुंचता है और मन की वासना पूरी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जो अभिव्यक्ति जितना अधिक जीवन के गहरे सत्य या नीति बोध को प्रकट करती है, उतनी ही अधिक वह सुंदर होती है। अतः अभिव्यक्ति जीवन की नैतिकता से अलग रहकर सुंदर नहीं बनी रह सकती। पर काव्य प्रयोजन संबंधी जो तीसरी धारणा है, वह यह बताती है कि भारतीय काव्य शास्त्र में इस पर विचार हुआ है, जिसके अनुसार यह कहा गया कि काव्य प्रयोजन शिक्षा और लोक मंगल भी है। प्राचीन काल में जो कवि होते थे, वे अभिप्राय उनका धार्मिक, नैतिक और सामाजिक अवधारणाओं से अनिवार्यतः जुड़ा होता था। इसलिए जीवन के उद्देश्य से उनके काव्य का उद्देश्य भिन्न नहीं था। कवि को अपने चारों ओर के भावमंडल के साथ अपनी भावानुभूति
और आदर्श विश्वास में कोई तात्विक अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। इसी आधार पर काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य का एक प्रयोजन शिक्षा और लोकमंगल को भी माना है। यह कहने की जरूरत नहीं कि यह जो प्रयोजन है वह कविमुखी मात्र नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा और लोकमंगल रूपी काव्य प्रयोजन वस्तुतः काव्य का सामाजिक प्रयोजन है। इस तरह से हमने काव्य प्रयोजन संबंधी मुख्य अवधारणाओं को समझा है। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम काव्य प्रयोजन संबंधी विभिन्न आचार्यों के अभिमत को समझने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।